वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इसमें सबसे पहले अपन किसी रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात इनके बारे में जानेंगे। वैसे आपके ध्यान होगा आपने सदिश वाला अध्याय जो पढ़ा था उसमें भी ये शब्द आए थे आपके, उसमें किसी सदिश के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात थे। बात वही है, हालांकि उसमें कोई अंतर नहीं है। अब जहाँ सदिश शब्द है वहाँ रेखा शब्द हो जाएगा, इसलिए आप मिलान करते जाइएगा सदिश वाली बातों से। देखिए वो बातें आएंगी इसमें भी, रेखा के संबंध में भी। मैं दोनों की स्थिति लिख रहा हूँ, रेखा की और इसके दिक् अनुपातों की और दिक् कोसाइन की। यदि एक रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती हो, तो उसके दिक् कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं। यही बात देखिए आपने सदिशों के बारे में पढ़ी थी कि कोई सदिश एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जितना जितना कोण बनाता है उसकी धनात्मक दिशाओं के साथ, उन कोणों के कोसाइन का मान ही उस सदिश के दिक् कोसाइन कहलाते हैं। वही बात रेखा के साथ में है। और रेखा भी जो अक्षों के साथ जितना जितना कोण बनाएगी, उन कोणों के कोसाइन के जो मान होंगे वो उस रेखा के दिक् कोसाइन कहलाएंगे। और जैसा आपने सदिश में पढ़ा था कि इसके 3 दिक् कोसाइन होते हैं, रेखा के भी उसी तरह से 3 दिक् कोसाइन होते हैं। संकेत भी आपने पढ़े थे इनके कि इनको क्रमशः एल, एम और एन द्वारा लिखते हैं। तो ये बात यहाँ भी ध्यान रखिएगा, इन्हें क्रमशः एल, एम, एन से लिखते हैं। अर्थात एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। वैसे सदिश में, रेखा में देखिए एक अंतर ये होता है कि सदिश की एक निश्चित दिशा होती है, तो उसी दिशा में उसके दिक् कोसाइन होते हैं। लेकिन रेखा तो चूंकि दोनों तरफ है आपके बढ़ी हुई होती है, इसलिए अगर एक तरफ का कोण उसका अल्फा, बीटा, गामा अक्षों के साथ अगर बनता है, अल्फा, बीटा और गामा, तो विपरीत दिशा में, जो उसकी विपरीत दिशा है रेखा की, उस दिशा में उसके पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा कोण बन जाएंगे। तो यहाँ पर फिर जब आप उनके साथ में कॉस लगाएंगे तो माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी सरल रेखा के जो दिक् कोसाइन होते हैं वो दोनों चिन्ह लिए हुए होते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। जबकि जो सदिश है, सदिश में सिर्फ एक निश्चित दिशा होती है, उसके दूसरी तरफ का कोण मायने अपने लिए नहीं रखता है। तो यहाँ पर केवल उसके अपने एक ही दिशा में कोण लेते हैं, दूसरी दिशा के कोण नहीं लेते हैं। ये जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको एक संबंध सदिश में बताया गया था, इनमें एल, एम और एन में, यानी तीनों दिक् कोसाइनों में आपके ध्यान होगा वही संबंध यहाँ भी आप लागू करेंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये संबंध आपको सदिश में बताया था दिक् कोसाइनों के बारे में। ये संबंध अपनी जगह वैसे ही लागू होगा। अर्थात किसी भी रेखा के जो तीनों दिक् कोसाइन होते हैं उनके वर्गों के योगफल को यदि अपन लें, वर्गों का योगफल, तो वो बराबर 1 आएगा। दिक् अनुपात भी देखिए आपको उसमें वैसे मैंने बताए थे, यहाँ मैं आपको फिर बता देता हूँ कि यदि रेखा के दिक् कोसाइन एल, एम, एन हो
और 3 राशियां ए बी सी इस प्रकार हों कि L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C, यानी ये समानुपाती हों। L अपॉन A M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C, ये समानुपाती होना चाहिए आपस में। और चाहो तो इस समानुपात को आप किसी राशि के बराबर मान भी सकते हो, जैसे मान लो लैम्डा या K, किसी तरह से मान लो इसको, इस तरह से माना किसी एक राशि के बराबर है, तो A B C उस रेखा के दिक् अनुपात कहलाते हैं। ये स्थिति आपको ये सदिशों में भी बताई गई थी ये बात, और यहां पर रेखा पर भी वही बात लागू होती है। यानी वैसे अलग अलग आप स्थिति देखें तो देखिए L बराबर K इंटू A हो जाएगा, यानी वज्र गुणन की करोगे तो M बराबर B इंटू K हो जाएगा और N बराबर C इंटू K हो जाएगा। और यहां से आप इस संबंध के जरिए आप L M N का संबंध A B C के साथ ज्ञात कर सकते हो, यानी दिक् कोसाइंस का जो संबंध है दिक् अनुपातों के साथ है वो भी आप ज्ञात कर सकते हो। हालांकि ये संबंध भी आप सदिशों के बारे में उसमें सदिशों वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको एक बार यहां बता देता हूं कि जैसे यहां पर है जो L है वो A इंटू के, M इज इक्वल टू B इंटू के और N इज इक्वल टू C इंटू के, इस तरह से है। जैसे ये यहां से अगर आप इन तीनों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल कर दें तो यह आ जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ये इनका स्क्वायर होकर के जुड़ जाएगा तीनों का, जिसमें K स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। जैसा कि आपने यहां संबंध में देखा था ये 1, तो ये इससे आपको K स्क्वायर का मान मिल जाएगा। K स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यदि K का मान निकालोगे K इज इक्वल टू तो 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी ये मान अब आप यहां रख करके इस जगह पर और आप L का मान निकाल सकते हैं। अतः यानी इस जगह रख लो चाहे इस जगह पर, तो L बराबर हो जाएगा A बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहां पर K का मान रखोगे तो M इज इक्वल टू B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N इज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यानी कहने का मतलब अपना यह है कि जो तीनों दिक् अनुपात हैं A B और C, तीनों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल, तीनों दिक् अनुपातों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल लेकर के आपको प्रत्येक दिक् अनुपात में उसका भाग देना है। A में भी भाग देना है, B में भी भाग देना है और C में भी भाग देना है। भागफल से प्राप्त जो आपके इस तरह से ये राशि आएंगी ये दिक् कोसाइन बन जाएंगे। तो दिक् अनुपातों की सहायता से इस तरह से दिक् कोसाइन ज्ञात करते हैं। ये विधि आप सदिश में भी पढ़ चुके हैं, वही विधि है, कोई ये अलग नहीं है। इसके अलावा सदिश में आपने ये पढ़ा था कि जैसे किसी रेखा पर स्थित 2 बिंदु आपको दिए हुए हैं और उनके निर्देशांक दिए हुए हैं, तो आप उन निर्देशांकों की सहायता से उसके दिक् अनुपात निकाल लेते थे। वो विधि यहां भी लागू होगी। देखिए कैसे, यदि किसी रेखा पर स्थित 2 बिंदु A मान लीजिए उसके निर्देशांक x1 y1 z1 और B बिंदु मान लीजिए निर्देशांक है x2 y2 z2 हो, तो AB के दिक् अनुपात AB के दिक् अनुपात हो जाएंगे B के निर्देशांकों में से A के निर्देशांक घटा दो, बाद वाले बिंदु के निर्देशांक में से पहले वाले बिंदु के निर्देशांक घटाने हैं। तो ये निर्देशांक इस तरह से जब अब घटाओगे तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1
और Z2 माइनस Z1, ये 3 दिक् अनुपात आ जाएंगे। और आप इसके दिक् कोसाइन निकालना चाहो तो वही बात है कि इन तीनों के वर्गों के योगफल का पहले तो वर्गमूल ले लो, तीनों के वर्ग करने हैं, उनका योग करना है, फिर वर्गमूल लेना है, और वो जो प्राप्त राशि होगी उसका भाग इन तीनों में लग जाएगा। ये आपके दिक् कोसाइन बन जाएंगे, जैसे कि आप दिक् अनुपातों से दिक् कोसाइन निकालते हो वैसे ही। तो ये सबसे पहली बात जो आपने जो जाननी थी आपके लिए वो ये थी कि भाई दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात क्या होते हैं ये, और इनका आपस में क्या संबंध होता है। आपस का संबंध याद रखिए, और दिक् अनुपात निकालने की विधि, उनकी सहायता से दिक् कोसाइन निकालने की विधि अच्छी तरह से याद रखिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में वगैरह में आते हैं। और सबसे पहले अपने ये देखेंगे इसमें कि जो अपने अक्ष हैं तीनों, उन अक्षों के दिक् कोसाइन क्या होते हैं। एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन क्या होते हैं, वाई अक्ष के दिक् कोसाइन क्या होते हैं, जेड अक्ष के दिक् कोसाइन क्या होते हैं। एक क्वेश्चन के रूप में ही अपन इस बात को यहाँ पर सबसे पहले इसको अपन सरल करेंगे। इसके पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, तीनों अक्षों के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। दिक् कोसाइन जैसा कि आपको बताया कि ज्ञात करने के लिए आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी अक्ष, जैसे मान लो एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन निकाल लें तो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, और जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। कोण जो बनाता है उसके साथ कोस लगा दो, उसके दिक् कोसाइन हो जाएंगे। देखिए इसमें सीधे सीधे कोण आप जानते हैं। सबसे पहले एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन अपन लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स अक्ष यानी स्वयं के साथ 0 डिग्री, वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री एवं जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। अतः एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन बराबर होंगे cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। दिक् कोसाइंस में और दिक् अनुपातों में यह भी बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके बीच में कॉमा लगेगी, ब्रैकेट नहीं लगाना है इसके बाहर। इस तरह से भूल करके भी ब्रैकेट नहीं लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट लगते ही फिर ये निर्देशांक बन जाते हैं, दिक् कोसाइन नहीं माने जाएंगे। इस तरह से ये आपके दिक् कोसाइन बन जाएंगे। इनके मान लिख लो, ये cos 0 का मान 1, ये 0 और ये 0। एक्स अक्ष के जो दिक् कोसाइन है वो 1 0 0 होते हैं। इसी प्रकार से आप वाई अक्ष के निकाल सकते हो। पुनः वाई अक्ष एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री, स्वयं के साथ 0 डिग्री एवं जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। अतः इसके दिक् कोसाइन होंगे cos 90 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, यानी बराबर 0 1 0। ये y अक्ष के दिक् कोसाइन है 0 1 0। और इसी तरह से आप जेड अक्ष के लिख लेना, मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। इसी प्रकार जेड अक्ष के दिक् कोसाइन, आप सबसे पहले कोण दिखाएंगे। जेड अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के साथ में 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए cos 90। वाई अक्ष के साथ भी 90 डिग्री कोण बनाता है तो cos 90।
और स्वयं के साथ में 0 डिग्री कोण बनाता है, तो cos 0 डिग्री यानी 0 0 1। ये दिक् कोसाइन अक्षों के होते हैं। जहां भी आवश्यकता अपने को पड़े अक्षों के दिक् कोसाइन की अपन ये लेंगे। यदि दिक् अनुपातों की भी जरूरत पड़ जाए तो भी यही दिक् अनुपात लेने हैं। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि बाई चांस अगर आपको दिक् अनुपातों की आवश्यकता पड़ जाए तीनों अक्षों के, तो भी आप यही लेंगे, क्योंकि ये जो रेखा अपन ने ली है ये अपन ने मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के ही लिए है दिक् कोसाइन, जो कि इन अक्षों के साथ में कोण बना रही है इस तरह से। तो डायरेक्ट इसी के दिक् अनुपात ये भी हो जाएंगे। दिक् अनुपातों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन वगैरह आपके एक्सरसाइज में इसमें जो आने वाले हैं वो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कि अपन आगे बढ़ें, आप एक बार इनको नोट कर लीजिएगा। लिखा है कि यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसके दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज है 11.1। रेखा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री कोण बनाती है। अतः इसके दिक् कोसाइन बराबर हो जाएंगे cos 90 डिग्री, cos 135 डिग्री, cos 45 डिग्री। ये सीधे मान रख लो, cos 90 का मान 0, cos 135 का मान -1/√2 और 45 का मान 1/√2। ये दिक् कोसाइन L, M, N के मान हो जाएंगे इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, यानी x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ और z अक्ष के साथ, तीनों के साथ भी वो बराबर कोण बनाती है, तो उसके दिक् कोसाइन क्या होंगे। आप कोण मान लीजिए कि माना रेखा तीनों अक्षों के साथ समान कोण थीटा बनाती है। अतः इसके दिक् कोसाइन आप जानते हैं, जितना कोण बनाएगी उसके साथ कोस लगा दो, तो तीनों ही दिक् कोसाइन कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा ये हो जाएंगे। अब थीटा का अपने को मान सबसे पहले निकालना पड़ेगा, या कोस थीटा का निकालना पड़ेगा, जो समझ लो कि कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप वही जो दिक् कोसाइन वाला संबंध है, यानी तीनों के वर्गों के योगफल का मान 1 होता है, वो आप सिद्धांत यहां लगाओगे। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 implies that 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इससे आप cos थीटा का जो मान निकालेंगे वो आपके ±1/√3 आएगा। अतः दिक् कोसाइन होंगे बराबर ±1/√3 ±1/√3 और ±1/√3, ये दिक् कोसाइन हो जाएंगे। इसी में आपके जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में एक रेखा के दिक् अनुपात दिए हैं -18, 12 और -4, -18, 12 और -4। क्वेश्चन नंबर 3 में रेखा के दिक् अनुपात बराबर -18, 12, -4, और आपको दिक् कोसाइन निकालने हैं। दिक् कोसाइन दिक् अनुपातों की सहायता से निकालने के लिए सीधा सी बात है कि सबसे पहले जो दिक् अनुपात आपको दिए हैं उनके वर्गों का योगफल कीजिए और फिर उसका वर्गमूल लीजिए। तो यहां पर सबसे पहला मान निकालेंगे √-18²
प्लस 12 स्क्वायर और प्लस माइनस 4 स्क्वायर इसका। ये वर्ग कर दिया अपन ने तीनों के और वर्ग करके उसका वर्गमूल ले लिया, तो 18 माइनस 18 का वर्ग तो हो जाएगा 324, वर्ग तो सभी धनात्मक बनेंगे, ये 144 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो 100 इनको तीनों को जोड़ लो, देखो 144 और 16 160 हो जाएंगे, 160 आप इसमें जोड़िए तो ये आपके 484 आएगा, 484। डायरेक्ट ने जोड़ सको वैसे जोड़ लेना, 6 4 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 आएगी, 1 1 2 14 16 और 32 48 इस तरह से। और इसका वर्गमूल जब आप लेंगे तो वो आएगा 22। वैसे दोनों आते हैं आपके प्लस माइनस, दोनों भी वर्गमूल ले सकते हो आप, अगर दोनों चिन्ह दर्शाना चाहते हो तो। धनात्मक केवल दर्शाना चाहो तो धनात्मक दर्शा देना, बाकी एक ही मान दर्शा के देख लेना एक बार, चाहे आप आए प्लस वाला एक बार दिखा देना, इसी से आपके मान हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। अतः रेखा के दिक् कोसाइन आपको निकालने बताया था कि प्रत्येक दिक् अनुपात में आपने जो ये मान निकाला इसका भाग दे दीजिए, तो ये आएगा -18/22, 12/22 और -4/22। ये सरल भी हो जाएंगी वैसे कुछ संख्याएं, जैसे 2 से कट जाएगी आपकी संख्या, तो -9/11 और ये 6/11 और ये -2/11। इस तरह से आपके ये दिक् अनुपातों से दिक् कोसाइन बन जाएंगे। यहाँ पर एक काम और भी आप कर सकते हैं कि आपको जो दिक् अनुपात दिए हैं ये आप चाहो तो इन्हीं को पहले सरल कर सकते हो, क्योंकि अनुपात जैसा कि आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि अनुपात जब भी अपन लिखते हैं तो उसको सरल किया जा सकता है, सरल अनुपात। तो सरल जब आप करेंगे तो ये आपके 9 -9 6 और -2 यही आएगा 2 का भाग देने से, और फिर आप इनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल ले लो तो √11 वो 11 आएगा। फिर आप वर्गों के योगफल का वर्गमूल लोगे तो 11 आएगा, फिर डायरेक्ट 11 का भाग आप उसमें दे देना सीधे सीधे जो भी आया है उसमें। तो ये इस तरह से दिक् अनुपातों से दिक् कोसाइन निकाल लोगे। और फिर आपको इससे अगले प्रश्न नंबर 4 में बिंदु दिए हैं 3, और आपको ये दिखाना है कि ये संरेख हैं। 3 बिंदु संरेख दिखाने की स्थिति वैसे आपने सदिश में भी पढ़ी थी, आपको वही विधि यहाँ लगानी है कि आप 2-2 बिंदु के हिसाब से उसके दिक् अनुपात निकाल लो, रेखाखंडों के, जैसे अलग अलग बिंदु लगा के AB BC AC इस तरह से उनके दिक् अनुपात निकाल लो। यदि दिक् अनुपात आपस में समानुपाती या समान आ जाते हैं तो फिर वो रेखाएं जिन पे कि वो बिंदु स्थित है तीनों के तीनों, वो तीनों बिंदु समपाती हो जाएंगे इस तरह से। तो आप तीनों बिंदु के देखिए, इसमें सबसे पहले निर्देशांक लिखिए। निर्देशांक आपको इस तरह से दिए हुए हैं, दिए हुए बिंदु मान लीजिए कि A बिंदु है, अपन अपनी तरफ से नाम लिख लेते हैं 2 3 4। दूसरा बिंदु मान लीजिए B है, इसके निर्देशांक है -1 2, माइनस का 2 है 1। और तीसरा बिंदु है C, ले लेते हैं उसको अपन 5 8 7। ये 3 बिंदु हैं 2 3 4, -1 -2 1 और 5 8 7। ये आपको संरेख दिखाने हैं। तो देखिए अपन AB के दिक् अनुपात निकालते हैं सबसे पहले। AB के दिक् अनुपात जैसा कि आपको बताया था निर्देशांकों से दिक् अनुपात निकालना। B के निर्देशांक में से A के निर्देशांक घटाओगे, -1 -2 -3, -2 -3 -5 और 1 -4, ये हो जाएगा -3। इस तरह से हो जाएंगे। इसके बाद में आप BC के दिक् अनुपात निकाल लो। BC के दिक् अनुपात, BC के दिक् अनुपात निकालोगे तो 5 -1 ये 6 हो जाएगा, 8 में से -2 घटाओगे ये 10 हो जाएगा, और 7 में से 1 घटाओगे 6 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में संबंध आप आसानी से देख सकते हैं। वैसे ये चाहो तो इसमें 3 कॉमन ले लो, देखो पहले बाहर 3 नहीं बल्कि 2 कॉमन ले लो, 3 5 3, और देख लो इसका इससे क्या संबंध है। इसमें माइनस का चिन्ह है, अर्थात है BC के दिक् अनुपात ये बराबर है -2 इंटू AB के दिक् अनुपात।
माइनस का चिन्ह ये प्रकट कर रहा है कि ये आपके विपरीत दिशा में है, वैसे स्थिति ए बी से बी सी की विपरीत दिशा में स्थिति है। और बाकी ये समानुपाती आपके आ गए हैं इस तरह से ए बी के, कोई भी एक अचर से यानी -2 से एक गुणांक आ गया तो इसके मतलब ए बी और बी सी जो आपस में इस तरह से जो है ये समांतर हो जाएंगे। कोई भी एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होगी तो उसके जो स्थिति है वो उसके कोई न कोई अचर गुणांक के बराबर होगी, इस तरह से स्थिति आएगी ये। अतः आप पहले लिखोगे कि ए बी समांतर बी सी, परंतु इनमें बी उभयनिष्ठ है, बी बिंदु उभयनिष्ठ है दोनों में और समांतर है, तो सीधी बात है कि एक ही बिंदु रेखा पे चल रही हैं। अतः ए बी सी संरेख है। यह स्थिति इस तरह से आप संरेख की सिद्ध कर सकते हो। और एक क्वेश्चन इस प्रश्नावली में आपके और दे रखा है कि त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दे रखे हैं आपको, आप इन शीर्ष बिंदु को नाम अपनी तरफ से दे दीजिएगा, जो भी है वो इसमें नाम, जैसे एक बार आप इनको नोट कर लीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन ऊपर से थोड़ा मिटा रहा हूं। यहां से अपन देखो तीनों के नाम दे रहे हैं कि माना ये शुरू वाला बिंदु ए ले लेते हैं, ए बिंदु जो है वो 3, 5, -4, बी बिंदु अपन ले लेते हैं -1, 1, 2 और सी बिंदु अपन ले लेते हैं -5, -5 और -2। ये जो अपने बिंदु अपने को दिए हुए हैं अपन ने नाम अपन ने दे दिए हैं इनको ए बी सी। इस तरह से इनके सबसे पहले आपको दिक् कोसाइन अगर भुजाओं के निकालने हैं ए बी बी सी और ए सी के, तो सबसे पहले निकालिए इनके दिक् अनुपात। ए बी का दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात बी वाले में से ए के निर्देशांक घटाओ, देखिए -4, 4 और 2 में से घटाओगे तो 6 हो जाएगा। -1 में से 3 घटाओ -4, 1 में से 5 घटाओ -4, 2 में से -4 तो घटाओगे तो 2 -5 प्लस 6 हो जाएगा। ये दिक् अनुपात आ गए हैं ये। चाहो तो आप इनको सरल करके लिख सकते हो, अनुपातों को 2 का भाग दे करके -2, -3 यूं। अब इनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल ले लो, -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 और 9, 4 से 8 और 9 17 हो गया। अतः ए बी के दिक् कोसाइन, सीधी बात है दिक् अनुपातों में आप इसका भाग दे दो, जो ये आया है ये तो -2/√17, ये -2/√17 और ये 3/√17। इस तरह से ये आपके दिक् अनुपात आ जाएंगे, दिक् कोसाइन आ जाएंगे ए बी के। बाकी इसी विधि का प्रयोग देखिए आपको करना है। अब जैसे मैं एक और निकालो यहां बी सी के दिक् अनुपात, तो सी के निर्देशांकों में से बी के घटा दो, -5 -1 ये -4 हो जाएगा, -5 में से ये घटाइए -6 हो जाएगा, -2 में से ये घटाइए -2 -4 हो जाएगा। सरल करोगे तो -2 -3 और -2 इस तरह से आ जाएगा ये। इसका भी इसी तरह से आप -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के वही √17 आएगा। अतः बीसी के दिक् कोसाइन -2/√17 -3/√17 और -2/√17। यह एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि आप चाहो इनको जैसे आपने सरल किया है तो आप चाहो तो -2 का भाग दे दो तो ये तीनों प्लस के भी हो जाएंगे, और उस स्थिति में आपके ये तीनों की तीनों दिक् कोसाइन वो प्लस के आ जाएंगे। तो प्लस के भी दिक् कोसाइन हो सकते हैं, माइनस के भी दिक् कोसाइन हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप जो बच गई तीसरी भुजा AC,
उसके दिक् अनुपात इसी तरह से निकालना और फिर उसके दिक् कोसाइन निकालना। तो ये छोटे छोटे प्रश्न जो अपने इस तरह से दिक् कोसाइन और दिक् अनुपातों पे आधारित थे, आप इन सभी क्वेश्चन को तो उतार लीजिए। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो स्थिति है वो चालू करेंगे। नेक्स्ट जो अपन पॉइंट अब टच करने जा रहे हैं वो रेखा के संबंध में है, उसकी समीकरण का, कि जो अंतरिक्ष में अगर कोई रेखा खींची जाए, यहाँ पर 3 डायमेंशनल की बात है, इसलिए अंतरिक्ष से संबंधित अपन लेंगे जिसमें तीनों अक्षों की बात आ जाएगी। क्योंकि अपने सामने देखिए जितनी भी ठोस वस्तुएं मौजूद होती हैं अपने दैनिक जीवन में, अपन जिनको भी देखते हैं वो सारी की सारी 3D में है, 3 डायमेंशनल। इसलिए अपन यहाँ रेखा का समीकरण भी 3D में निकालेंगे। जो अंतरिक्ष में हो वो रेखा, वो कहीं भी हो सकती है अंतरिक्ष में आपके, उसका समीकरण निकालने के लिए अपने को देखो किन किन बातों की जरूरत पड़ती है। आप 2 स्थितियों में रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। स्थिति एक तो ये हो सकती है आपके, पहली स्थिति जब एक बिंदु जिससे होकर रेखा जाए दिया हो तथा एक सदिश या रेखा जिसके वह समांतर हो। एक स्थिति तो यह दिए होने पर अपन रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। और दूसरी स्थिति देखिए अपने को क्या दी हुई होगी, स्थिति 2, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। एक ये स्थिति, 2 में से कोई सी स्थिति आपको दी हुई हो, आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। अपन सबसे पहली स्थिति ले रहे हैं कि जब अपने को एक बिंदु जिससे होकर के रेखा जा रही हो वो ज्ञात हो, और एक ऐसी रेखा या एक ऐसा सदिश ज्ञात हो जिसके समांतर हो वो रेखा। एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको प्रत्येक स्थिति 2-2 स्वरूपों में निकालनी पड़ेगी। सदिश रूप में वो समीकरण क्या होगा और कार्तीय रूप में वो समीकरण क्या होगा। दोनों ही स्थितियों में अपने ये समीकरण निकालेंगे। आपके लिए प्रत्येक स्थिति जो है वो डबल डबल सूत्रों के रूप में होगी। तो सबसे पहले वाली स्थिति अपन लेते हैं जबकि अपने को रेखा की ये स्थिति दे रखी हो कि एक बिंदु दिया हुआ हो जिससे होकर के रेखा जाती हो और एक रेखा दे रखी हो उसके समांतर हो। तो सबसे पहली स्थिति उस पहली वाली में और सदिश वाली स्थिति लेते हैं। सदिश रूप में देखिए आप किस तरह से इनको ज्ञात करेंगे। अपन पहली वाली स्थिति से संबंधित बात सबसे पहले नोट कर रहे हैं। यहां उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश ए हो से जाती है तथा एक सदिश बी के समांतर है। ये पहली स्थिति अपन ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आपको एक बार चित्र के जरिए बता देता हूं, फिर ये समीकरण बन जाएगा। आपको समीकरण ध्यान में रखना है, चित्र आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपके। जैसे कि मान लीजिए यहां से इस तरह से स्थिति है और यहां एक कोई सदिश दिया हुआ है आपको, ये सदिश बी सदिश है मान लीजिए, ये इस तरह से, और आपको एक रेखा देखिए यहां से लेनी है। मान लीजिए यहां कोई एक बिंदु ए है, इसका स्थिति सदिश ए दिया हुआ है आपको, और इस यहां से जाकर ही इसके समांतर मान लीजिए रेखा जा रही है, यू जा रही है।
इस बी के समांतर, यहां से ये मूल बिंदु है, इसलिए ओ ए, ये जो सदिश है ओ ए सदिश, ये ए हो जाएगा। स्थित सदिश आप पहले पढ़ चुके हैं कि मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु की जो स्थिति बताता है वो स्थित सदिश होता है उसका। और मान लीजिए एक इस रेखा पर अपना कोई स्वेच्छ बिंदु अपन लेते हैं पी। स्वेच्छ के मतलब ये पी बिंदु इस रेखा पर कहीं भी स्थित है, कोई निश्चित जगह नहीं है। निश्चित बिंदु सिर्फ इसमें ए है जिससे रेखा होकर के जा रही है, उसका अपने को स्थित सदिश दिया हुआ है। मान लीजिए इसके ऊपर कोई एक स्वेच्छ बिंदु पी है जिसका कि स्थिति सदिश अपन लेते हैं कि ये आर है, स्वेच्छ बिंदु का। अब चूंकि जो एपी सदिश है ये एपी सदिश बी के समांतर है, तो जो एपी सदिश बनेगा वो बराबर हो जाएगा लैम्डा बी, क्योंकि मापांक जो इनका अलग अलग हो सकता है। समांतर जैसे ए सदिश बी के समांतर तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, इस तरह से उसका मापांक जो है वो चेंज हो सकता है। उस मापांक से उसको गुणा कर देंगे तो उसके समांतर सदिश आ जाएगा। अब ये सदिश आपके लैम्डा बी हो गया, ये वाला लैम्डा बी। अब त्रिभुज का नियम लगा दो इसमें ओ ए पी में, ये ए और प्लस लैम्डा बी बराबर आर। यहां पर आर बराबर सदिश आ जाएगा ए और प्लस लैम्डा बी। ये लो, ये समीकरण बन गया। बिल्कुल सिंपल सी स्थिति है, इसको आप याद रखिए। आर जो है ध्यान रखिएगा, सदिश आर जो है वो रेखा पर स्थित किसी भी स्वेच्छ बिंदु का स्थिति सदिश है। और स्वेच्छ है इसलिए आपको प्रश्न में अगर कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो आप उस बिंदु को कहीं भी मान सकते हो कि हम मानेंगे यही बिंदु है। इस तरह से ये आर जो है मैं इसी रूप में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। समीकरण में ये आर के रूप में रहेगा। ये सदिश आपको दिया हुआ होगा कोई न कोई, जिस ये उस बिंदु का स्थित सदिश है जिससे होकर के रेखा जाती है। और एक ये सदिश भी आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा, वो सदिश जिसके कि समांतर है। और सदिश के बारे में जो बातें आपने पढ़ी थी सदिश वाले चैप्टर, वो इनके ऊपर यूं क्यों लागू होती है। ये कहलाता है आपके सदिश रूप में उस रेखा का समीकरण जो कि उस बिंदु से होकर जाती है जिसका स्थिति सदिश ए है और एक दिए गए सदिश बी के समांतर है। अब मान लो ऐसी स्थिति आपको निर्देशांकों वगैरह के रूप में दे रखी हो, तो देखिए इसका कार्तीय रूप क्या बनता है। ये सदिश रूप है, अब अपन इसका कार्तीय रूप बनाएंगे। और कार्तीय रूप बनाने के लिए आपको कहाँ क्या करना पड़ता है वो भी हमेशा ध्यान में आप रखिएगा। कार्तीय रूप में आप मान लो यहां पर है, माना ए जो बिंदु है उसके निर्देशांक है x1 y1 z1, यानी रेखा जो है वो बिंदु ए जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 से होकर के जाती है, तो ये बिंदु स्थिर होगा। ध्यान रखिएगा, ये बदल नहीं सकता, ये अपनी जगह पर जहां वहीं रहेगा। निर्देशांक जो दे दिए तो उसको अपन नहीं बदल सकते अपनी तरफ से। दूसरी स्थिति आपके ये सदिश वाली है कि माना सदिश बी जो है वो आपके ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये सदिश है जहां ए बी सी सदिश बी के दिक् अनुपात है। आपको यह बात सदिशों में बताई गई थी कि किसी भी सदिश में आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक होते हैं वो दिक् अनुपात कहलाते हैं। तो ये ए बी सी इसके दिक् अनुपात है सदिश बी के। और यहां पर इसके निर्देशांक चूंकि ये है इसलिए आप ए का स्थित सदिश निकाल सकते हो। यहां ए का स्थिति सदिश यानी जो ए है वो बराबर हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और अब बच गया आर सदिश, क्योंकि ये तो स्वेच्छ है तो ये कहीं भी हो सकता है। तो इसके जो आप निर्देशांक की स्थिति लोगे बिंदु की,
उसमें आप चर स्थिति लोगे एक्स वाई जेड इस तरह से, यदि फिक्स नहीं होगा, माना स्वच्छ बिंदु P एक्स वाई जेड है, तब P का स्थिति सदिश जिसको कि अपन R से लिख रहे हैं यहां पर, वो बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बस ये तीनों के तीनों मान आप इस सदिश वाली स्थिति में रख दो। अतः R की जगह तो आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए की जगह आ जाएगा आपके ए आई कैप प्लस बी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप और प्लस लैम्डा इंटू बी की जगह बी का मान रख दो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और दोनों पक्षों में आई कैप के गुणांकों की तुलना कर लो, जे कैप की आपस में तुलना कर लो, के कैप के गुणांकों की आपस में तुलना कर लो। देखिए क्या स्थिति मिलेगी आपको। बाईं तरफ आई कैप का गुणांक x है, दाईं तरफ आई कैप का गुणांक x1 ये हो जाएगा और लैम्डा ए ये हो जाएगा, x1 प्लस लैम्डा ए। और इनको सरल करके आप मान निकालिए लैम्डा का। लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन ए। इस पहले x1 का पक्षांतर करोगे इस दिशा में, फिर a का भाग दोगे, लैम्डा का मान आ जाएगा। y इज इक्वल टू जे के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, हो जाएगा y1 और प्लस लैम्डा इंटू बी। इससे लैम्डा का मान आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन बी और z का मान z1 प्लस लैम्डा सी, यानी लैम्डा का मान आ जाएगा z माइनस z1 अपॉन सी। क्योंकि ये तीनों ही लैम्डा के मान है, अतः तीनों को बराबर कर दो। अतः x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। ये लो, ये आपके उसका समीकरण हो गया कार्तीय रूप में, उसी रेखा का समीकरण। अब ध्यान दीजिएगा कहां क्या आया है। बिंदु जिससे होकर के रेखा जाती है उसके निर्देशांक ये हैं। ये तो कार्तीय रूप में समीकरण निकालने के लिए आपको x में से x निर्देशांक घटाना है, y में से y निर्देशांक घटाना है बिंदु का, और z में से z निर्देशांक घटाना है बिंदु का, और भाग देना है उसके दिक् अनुपातों का। रेखा के जो दिक् अनुपात है, ABC दिक् अनुपात थे यहां पर उस सदिश के, तो रेखा के भी दिक् अनुपात यही हो जाएंगे ABC। तो दिक् अनुपातों का भाग देना है, ये कार्तीय रूप में समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और बाई चांस यदि आपको रेखा के दिक् को साइन पता हो, यदि रेखा के दिक् को साइन L M N हो, तो रेखा का समीकरण होगा x माइनस x1 बटे एल बराबर y माइनस y1 बटे m बराबर z माइनस z1 बटे n। ये दोनों ही समीकरण आप ध्यान रखिएगा, दोनों ही ये कार्तीय रूप के समीकरण है। ये रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण है, ये रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण है। और एक बात मैं यहां आपकी जानकारी के लिए और भी बता दूं, प्रश्न में अगर इस तरह से कहीं भी आपको समीकरण दिया हुआ है इस रूप में, कार्तीय रूप में, तो ध्यान रखिएगा जब तक प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिख नहीं दिया जाए तब तक आप इन बटे वाली इन राशियों को दिक् अनुपात ही मानेंगे, अपनी तरफ से दिक् कोसाइन नहीं मानेंगे कि भाई चलो ये दिक् कोसाइन हो गए, ऐसा नहीं होगा। उन राशियों को आप दिक् अनुपात ही मान करके चलेंगे। अब जरा एक दूसरे को परिवर्तित करना देख लो कैसे किया जाता है, मौखिक रूप से परिवर्तन कैसे होता है। मौखिक रूप से परिवर्तन की स्थिति के लिए यहां पर तो आपको देखो, ये ए सदिश ये उस बिंदु का स्थित सदिश है जिससे कि होकर के रेखा जाती है, और बी सदिश के समांतर है। यहां कार्तीय रूप में आपको इस बिंदु का स्थिति सदिश नहीं दिया हुआ होगा, बल्कि आपको निर्देशांक दिए हुए होंगे। तो जो ये आर है, ये आर, इसको तो एक बार आप छोड़िए और इसकी स्थिति देखिए। इसके बिंदु मान लीजिए आपके निर्देशांक x1 y1 z1 है बिंदु के,
उन निर्देशांकों को आप सीधे सीधे एक्स वाई और जेड में से घटा देना, और जो बी के साथ में जो आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक लगे हुए होंगे, ये ध्यान रखिएगा, सदिश बी में आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक जो हैं वो बनेंगे ए बी सी, ये ए बी सी बनेंगे, उनका भाग लगेगा। एक्स वाई जेड वैसे के वैसे रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। और कभी भी अगर आपको ये सदिश इस रूप में दिए हो तो आप डायरेक्ट वैसे भी मान लिख सकते हो, आर की जगह पर आपको हमेशा यही रखना पड़ेगा, ये आर की जगह हमेशा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ही लिखना पड़ेगा। दिए गए समीकरण में आर की जगह ये लिख दो, दोनों तरफ के जो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक उनकी तुलना कर लो, और तुलना करने के बाद में जो उसमें वो अचर है, जैसे कि इसमें लैम्डा है, उसका मान निकाल लो, और मान निकाल करके दोनों को तीनों को बराबर कर दो। बराबर करने से कार्तीय रूप में समीकरण आ जाएगा। अन्यथा मैंने आपको मौखिक रूप भी बता दिया, आप यहां जो सदिश दिया हुआ हो उसमें आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक हो, आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक हो वो x1 y1 z1 बनेंगे। और जो ये बी सदिश है इसमें आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक हो वो ए बी सी बनेंगे। बस सीधे इसमें आप मान रखिए और कार्तीय रूप बदल जाएगा। कार्तीय रूप को अगर सदिश रूप में बदलना हो तो ध्यान रखिएगा, बाईं तरफ लिखना है आपको आर सदिश, आर ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। दाईं तरफ आपको सबसे पहले सदिश ए लिखना है। ए सदिश लिखने के लिए आपको देखो ये बिंदु देखने हैं, ये यहां x1 का y1 का और z1 का मान कितना कितना है। चिन्ह का जरूर ध्यान रखना, ये माइनस का चिन्ह ही होना चाहिए, यानी जो भी यहां पर इसके चिन्ह है आप उसको चेंज कर देना। -x1 -y1 -z1 है, यहां पर आप +x1 +y1 +z1 जैसा भी चिन्ह होगा, माइनस हो तो प्लस कर देना, प्लस हो तो माइनस कर देना। उसके साथ में तो आई कैप जे कैप के कैप लगा देना, वो तो हो जाएगा सदिश ए। और ये जो सदिश है ये जो नीचे संख्याएं हैं सदिश नहीं, इनके साथ में आई कैप जे कैप के कैप लगा देना, ये सदिश बी बन जाएगा। इसके साथ में लैम्डा लगा देना, कार्तीय रूप से बदल करके ये सदिश रूप में समीकरण आ जाएगा। तो ये दोनों स्थिति आप नोट कर लो। और इसके साथ में अब मैं आपको जो दो बिंदु वाली स्थिति और बता रहा हूं कि रेखा पर स्थित अगर मान लो दो बिंदु की स्थिति आपको दे रखी हो तो उनके हिसाब से आप कैसे उसका समीकरण निकालते हैं। फिलहाल एक बार आप इनको नोट कर दीजिए। दूसरी स्थिति, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो दो बिंदु हों, दो बिंदु मान लीजिए दे रखे हैं, ए बिंदु दे रखा, उसका स्थित सदिश a1 है, और दूसरा बिंदु मान लीजिए बी दे रखा, उसका स्थित सदिश b है, से होकर जाती है। तो इस स्थिति में सबसे पहले आप इसका सदिश रूप याद करेंगे, जबकि आपको दो बिंदु का स्थिति सदिश दिया हो। देखिए बिल्कुल सिंपल सी स्थिति है, जो आपने पहले स्थिति पढ़ी है ना एक बिंदु वाली, उसी के ऊपर आधारित है। एक बार मैं आपको थोड़ा चित्र के जरिए बता देता हूं कि जैसे ये मान लीजिए आपके अक्ष हैं इस तरह से, और ये आपके रेखा है, वो यहां पर एक बिंदु है ए जिसका स्थित सदिश ए है, यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु बी है जिसका स्थित सदिश बी है इस तरह से, और यहां से ये मूल बिंदु है, तो ये ओ ए सदिश ये ए हो जाएगा, और ये जो ओ बी सदिश है ये सदिश बी हो जाएगा इस तरह से। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली इस रेखा का समीकरण आपको निकालना है। अब इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको एक स्वच्छ बिंदु इस पे फिर से लेना है, उसका स्थित सदिश मान लो आपको पी लेना है। तो उसमें देखिए आपके एक बिंदु वाली स्थिति में क्या था समीकरण, ये था इस तरह से। ए सदिश क्या था, उस बिंदु का स्थित सदिश जिससे होकर के रेखा जाती थी। यहां तो आपके पास में ऐसी स्थिति दो है, ये रही दो बिंदु है जिनसे होकर के जाती है, तो कोई सा भी बिंदु ले सकते हो इसमें, लेकिन बिंदु हमेशा पहले वाला लेना।
दोनों में से कोई सा ले सकते हो, ये नहीं कि नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी आप हमेशा बिंदु पहले वाला लेना, यानी इसको लेना ए को। तो ए की जगह तो आपके ये ए आ जाए, इसकी जगह तो ये आपके ए आ जाएगा। और अब बच गया बी, यानी ये रेखा बी के समांतर थी, तो ये किसके समांतर होगी? ये देखिए ए बी रेखा, ए बी के समांतर हो जाएगी सीधी, इस सदिश के समांतर हो जाएगी। भाई ये तो रेखा आगे तक बढ़ी हुई है, या तो इस पे दो बिंदु अपने दे रखे हैं, तो ए बी के समांतर ही बन गई, उसके संरेख बन गई, उससे ए बी से संरेख बन गई, तो उसके समांतर भी हो गई। तो ए बी के समांतर होने का मतलब है कि बी माइनस ए इसके समांतर हो गई, इस बिंदु से जाती है ए से जाती है और बी माइनस ए के समांतर है। रेखा ए से जाती है और बी माइनस ए के समांतर है। अतः रेखा पर कोई स्वच्छ बिंदु P जिसका कि स्थित सदिश R है हो, तो R बराबर A प्लस लैम्डा B माइनस ए। ये लो B की जगह बस साली B माइनस ए आ गया। इसको आप थोड़ा सा चाहो तो सरल भी कर सकते हो, सरल करके लिख सकते हो अगर चाहो तो। जैसे ए के गुणांक मान लो आप इकट्ठे करना चाहो तो वो कर लेना, अन्यथा यही सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको इसी तरह से याद रखिए, आपको बदलने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिए। दो बिंदु जिनके स्थित सदिश ए और बी दिए हुए हों उनसे होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ये होगा। और अब इसको कार्तीय रूप में लिखना है तो कार्तीय रूप की स्थिति से जरा आप मिलान कर लीजिएगा। कार्तीय रूप की स्थिति देखिए आपकी क्या थी, x माइनस x1 बटे ए, y माइनस y1 बटे बी, z माइनस z1 बटे सी। इसमें एक तो आपको बिंदु की जरूरत थी, तो बिंदु की जैसे इसमें आपके दो है, एक की बजाय दो है, लेकिन अपन पहला ही बिंदु लेंगे, कौन सा? a। उसके निर्देशांक ले लेंगे अपन x1 y1 z1, b निर्देशांक उसके x2 y2 z2 लेंगे। काम में जो यहां पर लेंगे वो x1 y1 z1 ले लेंगे। अब दूसरी स्थिति आपके दिक् अनुपातों की बचती है, तो दिक् अनुपात आप दो बिंदुओं को मिलाने वाले पहले ही पढ़ चुके हैं। ए बी के दिक् अनुपात हो जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये स्थिति मान करके देखिए आप कार्तीय रूप में इसको लिख सकते हो। यदि रेखा पर दो बिंदु a x1 y1 z1 और b x2 y2 z2 हो, तो इसका समीकरण होगा x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। यह समीकरण है कार्तीय रूप में हो जाएगा, जो आपके दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। वैसे इस समीकरण को x माइनस x2 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y2 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z2 बटे z2 माइनस z1 इस रूप में भी लिखा जा सकता है। इस तरह से x माइनस x2 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y2 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z2 बटे z2 माइनस z1। लेकिन आप इसी रूप को लिखना, इस बिंदु आप x1 y1 z1 ही लेना, पहले वाला बिंदु बाद वाला नहीं लेना है, तो ये कार्तीय रूप में समीकरण हो जाएगा। फिलहाल आज आपको ये कार्तीय रूप और सदिश रूप में जो समीकरण बताए हैं यहीं पर मैं इस टॉपिक को अभी समाप्त करता हूं। आगे अभी इन रेखाओं के बारे में कुछ और जानकारियां अपन लेंगे प्रश्नावली के प्रश्न हल करने से पहले। तब तक आप इनकी तैयारी कीजिए और इनको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।